आम पब्लिक को और यंगर जनरेशन को अधिक कनेक्ट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक बड़ा मंदिर ऐसा जरूर होता है जिसके पास एम्पल स्पेस और प्रीमिसेस होता है। अगर मॉर्निंग इवनिंग वहां प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या होती है, क्या हम यह नहीं शुरू कर सकते कि प्रातःकाल और सायंकाल वहां पर योग की कक्षाएं भी हो सकती हैं? वो एक एडिशनल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वहां पर हो जाएगा। हम यह भी कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि सायंकाल वहां पर जो हमारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके विशेषज्ञ वहां पर उपलब्ध हो। वो एक एडिशनल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। वहां पर हम यह भी व्यवस्था कर सकते हैं कि वीकेंड पर ही सही मेडिटेशन की क्लासेस चल सकती हैं। वो एक और पॉइंट वहां अट्रैक्ट करने का हो सकता है। वहीं पर आजकल लगभग ज्यादातर लोग जो मकान बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, वास्तु कंसल्टेंसी जरूर करते हैं। देयर कैन बी एन स्पेशलाइज्ड प्रॉपरली एजुकेटेड वास्तुशास्त्री which can be available in the temple premises, if not every day, at least alternate day or on certain days in a week. फिर आप उसके साथ एक ज्योतिषी की वहां व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत से लोगों को डिसीजन लेने के लिए कि साहब इसका मुहूर्त देखना है, ये मुहूर्त देखना है, और फिर इन द वीकेंड्स वहां पर हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक की क्लासेस भी हो सकती हैं। मेरा अपना यह मानना है कि अगर हम इस ढंग की सारी एक्टिविटीज को इनिशियली केवल डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े मंदिर में एक मॉडल के रूप में स्टार्ट करें एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रेजुअली और मंदिरों की तरफ परकुलेट करता चला जाए, तो ये हमारे कॉन्शियस मूवमेंट के, सोशल मूवमेंट के एक ईपी सेंटर के रूप में यह टेम्पल डेवलप होंगे। और मेरा मानना है कि प्राचीन काल में मंदिरों की भूमिका यह भी होती थी। और यदि हमें 21st सेंचुरी में भारत को उस रूप में लेके जाना है जिसे हम कहते हैं ना कि जगत गुरु, तो वो कैसे बन के जाएगा? उसमें मंदिरों के इस इकोसिस्टम की, इस प्रकार की एक बड़ी व्यवस्था हो सकती है जिसे बनाया जा सकता है। और मेरा मानना है कि उसे बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। हमें नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि ये जो हमारे दिमागों में भरा जाता है कि साहब भारत के लिए दर्शनीय स्थल कौन है, तो एक नहीं दर्जनों मंदिर हमारे ऐसे हैं जो साइंटिफिकली भी एक वंडर है। महाराष्ट्र में जो महालक्ष्मी मंदिर है, दोनों इक्विनॉक्सेस के ऊपर 21 मार्च और 21 सितंबर को पहले दिन देवी के चरण के ऊपर सूर्य पड़ता है और उसके बाद हृदय स्थल पे पड़ के निकल जाता है। आप सोचिए कि ऐसा कनेक्शन करके कोई बनाया जा सकता है आसानी से? यह बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि अजंता एलोरा की जो मंदिर हैं, दे आर द बिगेस्ट 2 stories स्ट्रक्चर, मोर देन 2 stories स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड विच इज बीन मेड अपसाइड डाउन। साहब वो छेनी हथौड़ी से बनाए गए। अरे इतना आसान नहीं है पत्थर को काट के ऐसे छेनी हथौड़ी से बना देना। देयर हैज टू बी सम डिवाइन एलिमेंट इन दैट। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, बगैर नींव का बना मंदिर। उसके सारे के सारे पत्थरों के ऊपर कोई ग्लूइंग एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। और ऊपर 80 टन का उसके शिखर के ऊपर जो पत्थर रखा है, आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं जो 80 टन ऊपर पहुंचा दे। फिर वो कहानी बताई जाती है कि नहीं साहब एक रैंप बना होगा लकड़ी के लट्ठों का और हाथियों से खिंचवाया होगा। क्या मजाक की बात है। आज आप कोई ऐसी स्टील का वो नहीं बना सकते जो उसको खींच ले और लकड़ी के रैंप के ऊपर ले जाके लोगों ने बना दिया होगा। देयर हैज टू बी सम डिवाइन एलिमेंट। ये सिर्फ डिवाइन एलिमेंट को निगेट करने के लिए ये करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है, अभी आप देखिए कर्नाटक के कुल्लूर में ट्राइबल एरिया में एक वैसा ही पिलर है जैसा कि दिल्ली में मेहरौली का पिलर है, उसमें भी कभी जंग नहीं लगी। और वो पिलर कहा जाता है कि ट्राइबल्स ने तब बनाया था जब उनके गांव में शंकराचार्य जी आए, आदि शंकराचार्य आए थे, और उस पर भी कोई देयर इज नो रस्टिंग। द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहां इतने
एलिमेंट्स साइंटिफिक पड़े हुए हैं सामने, मंदिरों में भी, उस टेम्पल इकोसिस्टम में पड़े हैं, मगर हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ इट इज रिक्वायर्ड कि अवर यंगर जनरेशन शुड नो एंड वी शुड एंश्योर दैट दे शुड कनेक्ट टू इट एंड हाउ इट इज कनेक्टेड। मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। जब शी जिनपिंग भारत आए थे तो महाबलीपुरम में मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ। ये महाबलीपुरम में ही क्यों शी जिनपिंग को बुलाया था? कभी आपने ध्यान दिया कि महाबलीपुरम में ही क्यों बुलाया गया था शी जिनपिंग को? उसका रीजन इज कि पल्लव डायनेस्टी के एक राजा थे, वो बौद्ध भिक्षु बन गए, वो महाबलीपुरम के थे और उनका नाम हो गया बोधि धर्म। फिर वो वहां से चाइना गए और चाइना में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चाइना में उनका नाम बोधि धर्म का नाम अपभ्रंश होकर द मो हो गया। एंड द मो इज कंसीडर्ड द पैट्रियार्क ऑफ जैन बुद्धिज्म एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 80% ऑफ चाइना वॉज जैन बुद्धिस्ट who was considering Damo as his inspiration and as its god। और एक बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हैं हु शी, जिन्होंने कहा था कि इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। और वो महाबलीपुरम से दिखता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो कनेक्ट का इंपैक्ट है वो इतना वास्ट है कि अगर पहले हम समझ सकें तो हमारे आने वाली पीढ़ियां इसके ऊपर गर्व कर सकेंगी कि हमारे टेम्पल्स जो हैं उसके अंदर वो कौन से एलिमेंट्स हैं। और अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके आगे अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी कि किस ढंग से उन चीजों को प्रयोग किया जाता था। एक और मैं बात कहना चाहता हूं, जैसे कभी कभी मंदिर में कहा जाता है अगर आप जाएं तो मंदिर में गर्भगृह में एक ही द्वार होता है फ्रंट से, और ज्यादातर दक्षिण भारत के मंदिरों में तो देखने को मिलता है, उत्तर भारत में उतना नहीं देखने को मिलता है। उसके बाहर एक स्तंभ होता है और वो धातु का स्तंभ होता है और उसका भी एक कॉन्फ़िगरेशन है। अब कुछ लोग ये समझाते हैं नहीं नहीं साहब चारों तरफ द्वार होने चाहिए ताकि ये रहे चारों तरफ से सबके लिए खुला है। अरे भाई इसका सोसाइटी से सोशियोलॉजी से मतलब नहीं है, इसका साइंस से मतलब है। क्योंकि जब अंदर मंत्रोच्चार होता है तो उसका जो वाइब्रेशन है वो चारों तरफ से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका आउटलेट एक ही जगह से होना चाहिए, और एक ही जगह से जब होगा तो उसके सामने वही पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का मेटेलिक पिलर होना चाहिए ताकि वो उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही परिसर में चारों तरफ डिसोसिएट करे ताकि उस वाइब्रेशन को आप फील कर सकें। मगर अफसोस की बात यह है कि हर जगह पे जहां पर साइंस इंपॉर्टेंट है वहां सोशियोलॉजी लाने का प्रयास किया जाता है, और मंदिरों ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी को दिया है वो किसी को समझ में नहीं आता। अगर आप लोग कभी देखते हो तो नेशनल ज्योग्राफिक पे एक प्रोग्राम आता है इंडियाज मेगा किचन। एक नहीं दर्जनों हैं मंदिरों के मेगा किचन। कभी आपने बताइएगा कोई यूरोप में है कोई ऐसा मेगा किचन? अमेरिका में है कोई मेगा किचन? इसलिए सोशियोलॉजी में भी हमारा क्या रोल है। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, मंदिर कभी कभी हम समझ नहीं पाते राष्ट्र निर्माण में क्या रोल प्ले करते हैं। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जब शुरू हुआ तो हम लोग, जब तक जजमेंट नहीं आया था तो हम लोग टीवी डिबेट में जाते थे तो हम लोगों पे बड़ा कटाक्ष किया जाता था, भाई ये तो बीजेपी वाले हैं जो कहते हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। मगर वो मंदिर निर्माण की तारीख क्या थी इसको समझने की जरूरत है। दोज हु हैव स्टडीज द राम टेम्पल, इंटायर राम टेम्पल मूवमेंट, आप देखें उस मूवमेंट का हर हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट इस कंट्री के हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट के साथ कंजंक्ट है। अगर आप में से किसी ने उस केस का अध्ययन किया हो, द फर्स्ट ऑफिशियल एफआईआर इन राम टेम्पल केस वाज रजिस्टर्ड इन नवंबर 1858। फैजाबाद के थानेदार ने रिपोर्ट लिखी है कि 50 निहंग सिख आ गए हैं तलवार लेकर, और उन्होंने यहां पर यज्ञ हवन किया है
और मस्जिद जन्म स्थान, उसने वर्ड यूज किया, मस्जिद जन्म स्थान की सारी दीवारों पर राम 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 लिख दिया है। दैट इज द फर्स्ट ऑफिशियल, बिकॉज 1857 से पहले ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था, तो जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसके बाद के, और 1857 वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक उसी टाइम में फर्स्ट राइजिंग ऑफ इन द रीसेंट हिस्ट्री, वैसे तो 500 साल का इतिहास है। अब आप आइए, उसके बाद एक पार्शियल जजमेंट आता है 1886 में राम मंदिर पे, जिसपे कोर्ट कहता है कि साहब ये है तो हिंदुओं का लगता है, पर मैटर 350 साल पुराना है, तो हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। 1885 में कांग्रेस बनती है, वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। उसके बाद जो फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है, तो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया है वो है 1937 की प्रोविंशियल असेंबलीज, जब राज्यों में हमारी सरकारें बनने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट सहमत हो गई अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कि केंद्र में अंग्रेज की सरकार और राज्यों में भारतीयों की सरकार।